आप सभी को पता है कि यूरोपियंस ने धीरे धीरे भारत में आने की शुरुआत करी। Hello everyone, a warm welcome to you all to your favorite edtech platform Plutus IAS. My name is Mohit और मेरे साथ आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी स्पेसिफिक एग्जाम्स में, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन हो, एनी एग्जाम, जो हिस्ट्री का एक पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आपसे यहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपकी इस सब्जेक्ट में कमांड है तो आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक टॉपिक कवर करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रीलिम्स या मेन स्टेज में पूछा जाता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो ये जो आज का हमारा सेशन है, इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें एक इंपॉर्टेंट जब मोड़ आया भारत के इतिहास में, आप सभी को पता है कि यूरोपियंस ने धीरे धीरे भारत में आने की शुरुआत करी। किस ऑर्डर में? ये ऑर्डर याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं ये निमोनिक PDBDF। आप पूछेंगे सर ये कैसा निमोनिक हुआ? तो देखिए, P इज फॉर पोर्टुगीज, क्योंकि ये सबसे पहले यूरोपियन थे जो भारत में आए थे। उसके बाद आए डच, देन ब्रिटिश, देन डानिश एंड लास्ट में आए फ्रेंच। तो PDBDF जो है वो हमारा ऑर्डर है कि जिस ऑर्डर में यूरोपियंस भारत में आए। लेकिन इसमें से आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि ब्रिटिशर्स ही ऐसे यूरोपियंस थे जो भारत में रुके और भारत को कॉलोनाइज करने में सफल हुए। तो ऐसा क्या ब्रिटिशर्स में खास था जो बाकी दूसरे यूरोपियंस में नहीं था कि वो भारत को एक कॉलोनी बनाने में सक्षम रहे? तो ब्रिटिशर्स ने ये एनालाइज किया कि जो यहां पर पहले के शासक थे जैसे कि मुगल्स, उनका रेवेन्यू जनरेशन का क्या तरीका था। तो उन्होंने पाया कि भारत में लैंड और एग्रीकल्चर एक ऐसा मुद्दा है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मुगल्स को फॉलो करते हुए लैंड पर रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसीज को जनरेट करना स्टार्ट किया, जिससे लगातार जो इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसको रेवेन्यू मिलता रहे और वो भारत को एक्सप्लॉइट करें, भारत पर रूल करें, और जो जितना भी निवेश उन्हें मिलता वो जाकर अपने देश में उसमें लगाते और अपने देश को सफल बनाने में कामयाब हुए और भारत को एक सोने की चिड़िया से बहुत ही उसका एक तुच्छ रूप हमें देखने को मिला। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। उसमें हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश में आप ध्यान रखिए कि हमें उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज को समझना होगा। रेवेन्यू पॉलिसीज उनकी वे पॉलिसीज थी जहां पे उन्होंने लैंड सेटलमेंट को, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग पॉलिसीज अपनाई। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर समझना है ब्रिटिश का, तो उनकी रेवेन्यू पॉलिसी को समझना होगा। रेवेन्यू पॉलिसी में क्या है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर ऑफ बंगाल, जब वॉरेन हेस्टिंग्स बने सन 1773 में, तो उन्होंने एक सिस्टम की एक शुरुआत करी जिसका नाम था इजारेदारी सिस्टम। अब ये इजारेदारी सिस्टम जो था उसको फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता था, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। अब ये रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो पावर थी क्या कलेक्ट करने की, रेवेन्यू वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में थी, उसे बोला जाता था फार्मर। अब ये फार्मर जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो कैसे चूज किया जाता था? इट वाज बेस्ड ऑन हाईएस्ट बिडिंग। आप सबने इंडियन प्रीमियर लीग तो देखा ही होगा, IPL, जहां पर अलग अलग टीम जो है वो साथ मिलती है और खिलाड़ियों को खरीदने की बोली लगाती है। तो इसको कंपेयर कीजिए इजारेदारी सिस्टम से, जहां पर हाईएस्ट बिडिंग मतलब सरकार के पास एक पूल ऑफ लैंड है, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर आते थे वो उस लैंड पार्सल के लिए बिड करते थे और वहां से उन्हें क्या मिलता था? जो भी उस लैंड पार्सल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाता था,
हाईएस्ट बिड करता था वो लैंड पार्सल उसे दे दिया जाता था। तो ये था हमारा पूरा इजारेदारी सिस्टम। आप डायग्राम के जरिए अगर समझना चाहें तो देख सकते हैं कैसे ब्रिटिशर्स थे और फार्मर के बीच में एक मिडल मैन था जो कि कॉन्ट्रैक्टर था। ये हाईएस्ट बिड कर कर वो लैंड सिस्टम अपने अंडर लेता था और वहां से रेवेन्यू जनरेट करता था। तो ये हमारा इजारेदारी सिस्टम। अब ये जो रिवेन्यू पॉलिसीज के बारे में हम समझ रहे हैं, यहां ध्यान देने वाली बात है, जो पावर थी रेवेन्यू कलेक्शन की वो 5 साल तक वैलिड थी। उसे क्या बोला जाता था? क्विनियल सेटलमेंट। जो 5 साल के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्विनियल सेटलमेंट। तो ये आप ध्यान रखिए। अब ये एनुअल बना दिया गया 1777 में। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत करी थी। पहले ये सिस्टम 5 साल में अपडेट होता था, उसके बाद इसको एनुअल कर दिया गया। लेकिन इसको डिस्कार्ड क्यों किया गया ये समझिए आप मानिए आपने मूवी देखी होगी, कौन सी? गोलमाल में एक हुआ करते थे वसूली भैया। अब वो वसूली भैया जो थे वो थे हमारे मिडलमैन। वो फार्मर से जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अपना कुछ हिस्सा रखते थे और सरकार को देते थे। लेकिन इस वसूली भैया ने क्या समझदारी करी कि इसने बीच में 2-3 वसूली जूनियर्स को और लगा दिया। अब ये वसूली जूनियर जो है अपना हिस्सा रखने लगे। तो ऐसे करते करते सरकार के पास अगर फार्मर से 100 रुपए निकल रहा है तो सरकार के पास पहुंचने लगा 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। तो सरकार को समझ में आया, गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसे समझ में आया कि ये सिस्टम फ्लॉड है, इसमें करप्शन हो रहा है और इनएडुकेट जो है रेवेन्यू नहीं मिल रहा, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हुआ चेंज। अब सिस्टम जब चेंज हुआ उसके बाद आया अगला रेवेन्यू सिस्टम, क्या? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। एक व्यक्ति हुआ करते थे ब्रिटिश जो ऑफिसर थे, नाम था उनका फिलिप फ्रांसिस जो है उन्होंने रिकमेंड किया था परमानेंट सेटलमेंट। 1776 में ही क्या कर दिया था? रिकमेंड कर दिया था। क्या? परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन इसको समझा किसने? अंत में जाकर किसने समझा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1790s, उन्होंने 1793 में जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के साथ मिलकर इस परमानेंट सेटलमेंट को भारत में लागू किया। कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब ये जो लैंड सेटलमेंट था वो कहां कहां लागू हो रहा था? ये लागू हो रहा था बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ ओडिशा में, जो कि ब्रिटिश गवर्नड टेरिटरी का लगभग 19% हिस्सा था। आप देखिए यहां पर ये डायग्राम के जरिए आप समझिए। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। अगर आपने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा है तो आप ये जानेंगे, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अगर कहीं लैंड पर कब्जा करना स्टार्ट किया था तो वो बंगाल से शुरुआत थी। इसलिए ये सारे सिस्टम जो हैं पहले बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो ये आपको समझना है। अब यहां पर क्या हुआ जाता था कि जमींदार जो है एक लैंडलॉर्ड की तरह देखा जाता था। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार जो था वो लैंडलॉर्ड था और वो हेरिडिटरी ओनर्स के रूप में जाने गए। मतलब हेरिडिटरी ओनर के रूप में आप इसको कंपेयर कीजिए, आपके पास एक घर है, वो आपके पिताजी का है, आपके पिताजी आपको वो घर दे सकते हैं। इसी तरीके से जो जमीन थी और जिस जमीन का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था वो जमीन वो अपने बच्चों को दे सकते थे। लेकिन अगर रेवेन्यू प्रॉपर टाइम से नहीं आ रहा है तो सरकार के पास ये ताकत थी कि वो जो जमीन है वो उनसे छीनी भी जा सकती थी। लेकिन मुख्य रूप आपसे ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि किस रेवेन्यू सिस्टम में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जमींदार थे, वो हेरिडिटरी ओनर थे लैंड के। तो दैट इज permanent settlement and they could mortgage, transfer, sell this property at their will। इसका मतलब कि वो उस लैंड पार्सल को बेच सकते थे, किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते थे और उसको गिरवी रखकर उस पे पैसा उधार भी ले सकते थे। अब ये जो टैक्स था ये लैंड पे फिक्स्ड टैक्स था और
जमींदार को इसको टैक्स देना पड़ता था, किसको? सरकार को। अब कल्टीवेटर जो थे वो मात्र एक टेनेंट या फिर एक शेयर क्रॉपर बनकर रह गए थे। मतलब जो असली में खेत में काम करते थे उनका खेत पर, लैंड पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये हमारा परमानेंट सिस्टम है, सेटलमेंट सिस्टम है। अब इस जमींदार को 1/10 या 1/11 ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपने पास रखकर बाकी का रेवेन्यू जो है कंपनी को देना पड़ता था। तो इनके पास कमाई का स्रोत क्या है? ये इनके पास कमाई का स्रोत था। और ये आप डायग्राम के जरिए समझिए कि परमानेंट सेटलमेंट आखिर वर्क कैसे करता था। पीजेंट जो थे वो सबसे लोअर कैटेगरी पे थे, उसके बीच में जमींदार थे और ऊपर था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आप समझ पाए किस प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली में वर्क कर रहा था। अब इसके बाद आता है हमारा रयतवाड़ी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम जो है वो चल रहा था किस रीजन में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि लगभग ब्रिटिश टेरिटरी का 19% हिस्सा था। अब किसी और रीजन में, किसी और जगह जब कोई लैंड सेटलमेंट लागू करना चाहा तो उनके पास, आपको मूवी याद होगी फिर हेरा फेरी, उसमें एक फेमस डायलॉग है कि 21 दिन में पैसा डबल। अब 21 दिन में पैसा डबल कैसे? अब ब्रिटिशर्स को हुई इसकी लालच, तो वो लेकर आए थे कौन? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो थे उस समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। बात है सन 1820 की। उनके साथ थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया टैक्स कलेक्शन का डायरेक्टली फ्रॉम विलेजेस, डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाए। अब ब्रिटिश सरकार को ये मॉडल परमानेंट सेटलमेंट से थोड़ा बेहतर लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने इन अक्षय कुमार रूपी थॉमस मुनरो के मॉडल को एक्सेप्ट किया और 1820 में ये डायरेक्टली फ्रॉम द विलेजेस टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने ये जो मॉडल है इसको एक्सेप्ट किया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि कंपनी का पॉइंट ये था कि जो लार्जर रेवेन्यू है यहां से हमें मिल सकता है एज कंपेयर टू कोई और सिस्टम। अब पूछेंगे आप क्यों? क्योंकि यहां पे कोई मिडलमैन नहीं था। हमने देखा था सेम सिचुएशन वाज देयर इन इजारेदारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की, उसमें बीच में कोई मिडलमैन था। अब जहां पे भी कोई बीच में मिडलमैन होता है तो वहां पे करप्शन होता है। अब आप समझिए कि आपको राशन लेने जाना है तो आप जब दुकान पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे रिटेलर्स हैं जहां पे आपको चीज महंगी मिलती। अब वही चीज आप जाएंगे कोई बड़े सुपर स्टोर में, फॉर एग्जांपल डी मार्ट, तो वही चीज आपको सस्ती मिलेगी। तो जब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली किसान से, टेनेंट से, फार्मर से डील करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि यहां से जो रेवेन्यू है इट इंक्रीज। तो ये अक्षय कुमार की पॉलिसी, मतलब कि थॉमस मुनरो की पॉलिसी, 21 दिन में पैसा डबल, तो इनका कुछ सालों में पैसा डबल होना इनको ऐसा लगा कि इस पॉलिसी से ये पॉसिबल है। अब ये लार्जर रेवेन्यू सिस्टम आने लगा तो इसलिए इसमें इन्होंने लगभग 51% जो है, 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो कवर करने लगा वो एरिया था मद्रास का। और उसके अलावा बॉम्बे, ईस्ट असम, बंगाल, ये जो हैं ऐसे रीजन्स उन्होंने वहां पे कवर करना स्टार्ट किया। तो यहां पे आप रयतवाड़ी सिस्टम समझिए कि जो बीच में वसूली भैया थे उसका पत्ता कैंसिल हो गया। डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्ट किया किससे? फार्मर से। और जो लोग बिलोंग करते हैं ईस्टर्न साइड से, थोड़ा सदर्न साइड से, तो वहां पे रयत जो है वो बोला जाता है सीधा किसान को। आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऋतु बंधु। ये तेलंगाना वगैरह में जो पीएम किसान है उसका एक तरीके से अपोजिट, एक तरीके से कंपेनियन है। तो जो रयत वर्ड है ना वो अपने आप में साबित करता है कि दैट फार्मर से हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब रयतवाड़ी सिस्टम जो है इसमें जो थॉमस मुनरो है उन्होंने एक चाल और चली कि टैक्स को रिड्यूस कर दिया। अब जब टैक्स रिड्यूस होता है तो लोग उसे ढंग से पे करते हैं। आप मानिए कि आपका 100 रुपए आपकी आमदनी है, लेकिन अगर आपको इस 100 रुपए पर 50 रुपए टैक्स देना पड़े तो आप उस टैक्स को चोरी करने लगेंगे, क्योंकि इतना टैक्स क्यों दें। अब वहीं आपको सरकार बोले 5 रुपए टैक्स देना है तो आप खुशी खुशी टैक्स दे देंगे। यही टेक्निक जो है मुनरो ने अप्लाई करी किस पे? रयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम पे, और इसको सक्सेसफुल बनाने में
कामयाब हुए। अब लेकिन यहां पे भी कुछ दिक्कत थी, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था इस टैक्स को अप्लाई करने का। ये आर्बिट्रली किसी भी रीजन में किसी भी जगह अप्लाई कर दिया जाता था। जैसे कि आप मानिए कि एक रीजन है विदर्भ का जहां पे बारिश नहीं होती है, और एक रीजन है एवरग्रीन फॉरेस्ट का जहां पर अच्छी वर्षा होती है, वहां के खेत खलियान जो हैं बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन जो है क्रॉप का वो अच्छा है। आप किस तरीके से दोनों ही लैंड पार्सल पर सेम टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि वहां तो इतनी उपज ही नहीं है, इतनी यील्ड ही नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल था। ऐसे में क्या होता था, फेलियर हो जाता था क्रॉप का, रेवेन्यू नहीं आ पाता था। तो ये सिस्टम जो था शुरुआत में कोई भी आप कह सकें कि किसी भी साइंटिफिक बेसिस पे ये नहीं चल रहा था, तो वो बहुत एक तरीके से दिक्कत वाली बात थी। लेकिन ये जो है इस सिस्टम को पुट कट असेसमेंट कहा जाता था कि बिना किसी साइंटिफिक तरीके से हम कोई भी जो है कार्य कर रहे हैं, बट इट वाज नोन एज पुट कट सिस्टम। 1855 में ही ऐसा हुआ, जहां पर क्या हुआ, एक साइंटिफिक सर्वे किया गया। साइंटिफिक सर्वे में लैंड का सर्वे करने के बाद एक फ्रेश असेसमेंट किया गया कि जहां पर जितनी उपज है उस हिसाब से उस लैंड पार्सल का रेवेन्यू जो है कैलकुलेट होना चाहिए, जिससे कि और बेहतर जो है इनकी रेवेन्यू कलेक्शन हो और जो बर्डन ऑफ टैक्स है आम आदमी पर वो भी कम हो सके। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे रिवेन्यू सेटलमेंट की। जो बचा हुआ एरिया था उसको, वहां पर जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम आया उसको बोला गया महलवाड़ी सिस्टम। अब महल का मतलब होता है एंटायर विलेज। अब महलवाड़ी सिस्टम क्या है और रयतवाड़ी क्या है? रयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ करता था कि अगर आप देखेंगे आज भी सदर्न इंडिया में जो लैंड पार्सल है वो छोटे लैंड है, लेकिन महलवाड़ी सिस्टम में यह टारगेट किया गया बड़े लैंड पार्सल्स को। और बड़े लैंड पार्सल आपको कहां मिलेंगे? नॉर्दर्न इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, इस इलाके में आपको बड़े बड़े लैंड पार्सल मिलेंगे। तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने समझा कि महलवाड़ी सिस्टम लगाया जाए। रादर देन गोइंग टू ईच इंडिविजुअल फार्मर, वी शुड कलेक्ट द टैक्स ऑन द लेवल ऑफ अ विलेज, कि विलेज में एक बंदा अपॉइंट किया जाए, एक जो पर्सन है वो अपॉइंट किया जाए, उसको नाम दिया जाए, जो आप नंबरदार नाम से आप अपने आसपास के गांवों में आज भी ये प्रथा चलती आ रही है, लेकिन उसका जो रोल है वो चेंज हो गया है। नंबरदार जो एक व्यक्ति होता है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द विलेज एंड सबमिट इट टू द ब्रिटिशर्स। अब यहां पे आप कहेंगे सर ये भी तो मिडलमैन हुआ, तो ये परमानेंट सेटलमेंट से कैसे अलग हुआ? तो जो मिडलमैन था वो गांव का ही एक व्यक्ति था, और गांव का ही एक व्यक्ति था जिसमें वो ट्रस्ट कर सकते थे और ब्रिटिशर से वो डील किया करते थे। अब ये जो बंदा है वसूली भैया, इट बिकेम लंबरदार। तो लंबरदार कौन से हमारे रेवेन्यू सेटलमेंट था? इट वाज महलवाड़ी सिस्टम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको तीनों ही सेटलमेंट के जिसने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम याद रखना है। 1793 में किसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट? आप जरा कमेंट करके बताइए। रयतवाड़ी सिस्टम किसने किया था? ये भी आप कमेंट करके बताइए, और बताइए कि महलवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो हैं स्टैटिक नॉलेज है और प्रीलिम्स में आपसे अक्सर पूछा जाता है। अब बात करें जो जमींदारी सिस्टम था, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन था। यहां पे जो विलेज हेडमैन था वो लिंक था, और एज कंपेयर टू जमींदार जो था वहां पे लोग इसे अपना ही एक इंसान मानते थे जिसमें ट्रस्ट किया जा सके और यहां पे काम हो सके। लेकिन यहां पे एक चूक क्या हुई, ये जो है जमींदार, इसके पास जो राइट हुआ करते थे हेरिडिटरी राइट्स, अब ब्रिटिशर्स ने समझा कि ऐसे राइट इस विलेज हेडमैन को ना दिए जाएं, क्योंकि दे वर फेसिंग अ सिमिलर प्रॉब्लम इन द परमानेंट सेटलमेंट रीजन, कि जहां जहां पे जमींदार को हेरिडिटरी राइट दिए गए थे वहां पे करप्शन होने के चांसेस ज्यादा थे, हेंस दीज राइट शुड नॉट बी गिवन। अब रेवेन्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस ऑफ एंटायर विलेज। महल के जितना प्रोड्यूस होता था उसका कुछ प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है वो दिया जाता था पूरे विलेज के द्वारा। किसको?
ब्रिटिशर्स को। अब इसमें महलवारी सिस्टम में और क्या ध्यान देने वाली बात थी, जो पूरी विलेज कम्युनिटी थी दैट वाज कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड, नाइदर द जमींदार, neither the नंबरदार, but the entire community of village had the control over that parcel of land, जिससे इंडिविजुअल ओनरशिप जो है वो कल्टीवेटर के हाथ में एक्चुअल में ऐसा लगता था कि है, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो किसी भी समय उनसे वो जमीन ले सकते थे। तो एक तरीके से फॉल्स कंट्रोल, सूडो कंट्रोल उनके हाथ में था। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो ये टैक्स कलेक्शन की, ये विलेज हेडमैन के ऊपर थी, जिसको क्या कहा जाता था, लंबरदार। और जैसा कि मैंने बताया, आप गांव में आज भी इस पोजीशन के इंसान को पाएंगे। उनका रोल बदल चुका है, कोई रोल नहीं है, लेकिन ये पोजीशन आज भी गांव में आपको देखने को मिलती है। फिर विलियम बेंटिक जब आगे गवर्नर बने तो उनके अंडर स्टेट रिवेन्यू शेयर जो है 66% तक पहुंच चुका था। तो इतना जो है लैंड रिवेन्यू वो जनरेट कर पा रहे थे, लेकिन लेटर जो है 50% तक इसको लिमिट किया गया। इट वॉज लिमिटेड टू 50%। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश के बारे में, जहां पे हमने पढ़ा किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने मुगल से इंस्पिरेशन लेके इस सिस्टम को क्रिएट किया। उन्होंने कुछ चूक करी, उससे सीखा, अलग अलग सिस्टम जो है डिप्लॉय किए। अब ये चीज आपको अपनी तैयारी में भी इनकलकेट करनी है। आप एक प्रयत्न करते हैं, उसके बाद हार मान जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप ब्रिटिशर्स से एक पॉजिटिव सीख ले सकते हैं कि बार बार आप प्रयत्न करें। अगर आपका एक मेथड काम नहीं कर रहा है तैयारी करने का, तो आप दूसरे मेथड्स को लेके आएं, एक बेहतर साइंटिफिक अप्रोच करें, क्योंकि एफर्ट जो है वो मैटर करता है। आपका माइंडसेट एफर्ट के साथ जब मिलेगा तो हर परीक्षा, कोई भी परीक्षा आप हल कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2024 में ही क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? ध्यान से देखिए। विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमारी एक चूक ये रहती है सभी बच्चों की कि हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, हम केवल ये पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट कंसिडर करने के लिए बोला है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूपीएससी ने यहां पे चालाकी की है। इसको जिसने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली किसके बारे में पूछा है? कॉर्नवालिस के बारे में। चलिए सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बोलता है, under the Rayotwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities। ठीक है, सभी ने पढ़ा स्टेटमेंट 1। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari। तो ये तो हमने पढ़ा था। और कॉर्नवालिस के अंदर ही तो हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट हुआ सही कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो, अगर ब्रिटिशर के दौरान जमींदार इस बात में सक्षम नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। अब रेवतवारी सेटलमेंट तो कॉर्नवालिस के अंडर था ही नहीं, कॉर्नवालिस के रूल के अंडर था ही नहीं। इवन ही वाज नॉट गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ व्हेन रेवतवारी सिस्टम वाज डेवलप्ड। तो इतना पढ़ के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, नॉलेज होना एक बात है, क्वेश्चन को सही ढंग से पकड़ना दूसरी बात है। तो आपको दोनों चीजों पे परफेक्शन लाना पड़ेगा। अब ठीक है, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपने कॉर्नवालिस पे ध्यान नहीं दिया, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, तो आपका ध्यान जाना चाहिए एग्जेम्प्टेड पर। ब्रिटिशर जो थे वो कॉलोनाइजर थे, वो मर्केंटलिस्ट थे, एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने आए थे भारत में। वो कोई वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं थी जो कि किसी की मुसीबत आने पर उनका सहयोग करे और उनको एग्जेम्प्ट कर दे। कुछ रिडक्शन हो सकता है टैक्स में, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो कि एक्सप्लॉइटर थी वो कभी भी आपको एग्जेम्प्ट नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट होता है गलत। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर वुड बी 2 ओनली। तो आप देखिए, आपको पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ने के साथ आपको कॉमन सेंस बहुत जरूरी लगानी है, क्योंकि कॉमन सेंस से आपके सवाल जो हैं, जो आप कहते हैं कि सर 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 में
कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दो ऑप्शन आपको ऐसे हटाने हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है कि वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। अब अगर प्रीलिम्स क्वेश्चन आपने देख लिया है तो चलिए एक मेंस प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। अब प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेंस को क्यों पीछे छोड़ा जाए, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? Give reasons। ये 2022 में यूपीएससी के पेपर में मेंस में पूछा गया था। तो इनका पूछने का मतलब क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि एकदम से फेमाइन्स क्यों बढ़ गई थी कॉलोनियल इंडिया में मिड 18th सेंचुरी में। मिड 18th सेंचुरी का अगर आप समझेंगे तो ये 1700 से 1800 के बीच में कुछ यहां पूछ रहे हैं आपसे। 1750s में क्यों सडनली जो फेमाइन्स हैं वो ज्यादा बढ़ गई थी। तो आप बताएंगे कि जो फेमाइन्स हैं उनके बढ़ने का मुख्य कारण था, क्या कारण था? एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज। एक्सप्लॉयटेड कॉलोनियल पॉलिसीज का मतलब ये जो रेवेन्यू पॉलिसी आपने पढ़ी है वो उसी का हिस्सा है। इन्हीं पॉलिसीज की वजह से जब टैक्स बर्डन ज्यादा बढ़ रहा था तो उन पर जो है किसानों पर बोझ आया, जिसकी वजह से ना ही पैदावार हुई और भूखमरी जैसी सिचुएशन आई एंड हेंस लीडिंग टू फेमाइन। आप ये कर एग्जाम्पल के जरिए कि ग्रेट बंगाल फेमाइन जो कि 1770 में हुई थी उसमें लगभग 10 मिलियन पीपल जो थे दे वेनिश्ड, दे डिसअपियर्ड, दे वर किल्ड एंड उसके बाद जो है फेमाइन्स आम बात हो चुकी थी। तो किस वजह से? ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज से। अब क्या था ये? अब आप बॉडी ऑफ आंसर कैसे लिखेंगे? एक आंसर में आपने इंट्रोडक्शन देने के बाद कुछ आपको बॉडी लिखनी है तो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स पे काम कीजिए, ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान दिलाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के बारे में तो ये स्ट्रक्चर आप याद कीजिए। कैप, एनसीआर, एमडीएच, एलेग। एमडीएच, लेग, कैप, एनसीआर। अब ये क्या है? इसका मतलब आप समझिए कि हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड थी। लैंड रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो ब्रिटिशर्स की तरफ से बहुत हाई थी। तो आप इसके साथ रिलेट करिए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भारत के जो इंडिजिनस एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने आके। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर बना दिया। एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स जैसे कि इंडिगो उनको कल्टीवेट किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? केवल बाहर जो है पैसे वाली क्रॉप्स को उगाया जाने लगा और जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट, जो स्टेपल क्रॉप्स होती हैं राइस, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट कम किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट जा रहा था, ग्रेन का एक्सपोर्ट हो रहा था, दैट लीड टू फॉल इन द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद प्रोडक्शन यील्ड में लॉस देखने को मिला। अब आप खुद समझेंगे कि जब किसी जमीन के एक लैंड के पार्सल पर आप बार बार कुछ चीज उगाए जा रहे हैं लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो एक समय के बाद जो जमीन है वो हो जाएगी बंजर, वो हो जाएगी प्रोडक्शन लेस। तो उसकी वजह से एक मुख्य कारण था मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। पहले चलता था बार्टर सिस्टम, उन्होंने करेंसी लाए, करेंसी को लाते ही क्या हुआ? इकोनॉमी जो है मोनेटाइज हो गई और सही मूल्य नहीं दिया जाने लगा किसी भी इंसान को उसके लैंड का। रेलवेज और मार्केट डिस्ट्रप्शन, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का जो ट्रेडिशनल तरीका था उसके चलने के तरीके को रोका और नेग्लेक्ट किया इरिगेशन या फिर कुछ ऐसी साइंटिफिक टेंडेंसीज जिससे लैंड का जो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। पॉपुलेशन प्रेशर समझिए कि जो लोग एक तरीके से आर्टिसन थे, वो मुगल साम्राज्य जब समाप्त हो रहा था तो वो गांव की तरफ गए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब के समय जितने भी आर्टिस्ट थे उन्हें मुगल कोर्ट से निकाल दिया गया था। तो जब वो लोग वापस विलेज में आए तो उन्होंने ये पाया कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि हम किसानी करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी एक प्रेशराइज्ड लैंड है वहां पे और पॉपुलेशन आ गई, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, अलग अलग जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा था, कुछ क्लाइमेट किसी साल बारिश आती किसी साल नहीं आती, तो वो एक देखने को मिला। एपैथी ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटीज, कॉलोनियलिस्ट जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो लोग थे, दे वर एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी। एंड सबसे बड़ी बात, जो कम्युनिटी ग्रेन बैंक्स थे, भारत के कम्युनिटी जो ग्रेन भंडार थे उनको नष्ट कर दिया गया इन पॉलिसीज में। आप कंक्लूजन देंगे उसके बाद कि ये जो रेकरिंग फेमाइन्स थी कॉलोनियल इंडिया में, ये केवल नेचुरल डिजास्टर्स नहीं थे,
दे वर ह्यूमन मेड, दे वर मैन मेड, एंड हु वर दे, ब्रिटिशर्स थे, उनके एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के जरिए ये सब हुआ था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो एक डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं अपने। पूरा आपको आंसर लिखने की जगह केवल कीवर्ड्स पर काम कीजिए कि कॉलोनियल पॉलिसीज कैसी थी। डिमांड ज्यादा थी, एग्रीकल्चर एपेथी थी, कुछ इन्वेंशन नहीं था, कुछ इनोवेशन नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था, एंड हेंस यू कैन कमांड ऑन एनी टॉपिक। और प्लूटस आईएएस में आपका जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास ये फायदा है कि आपको ऐसे फ्लो चार्ट दिए जाएंगे, माइंड मैप दिए जाएंगे, जहां पर आपको चीजें रिमेंबर करने में, समझने में आसानी होगी। तो ये आज का हमारा पूरा सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको पढ़ना है हिस्ट्री कुछ नए अंदाज में, इनोवेटिव तरीके से, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।